हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 9th के लिए जो वार्षिक परीक्षा होने वाले है उसमें इंग्लिश के पेपर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें और लाइक करना भी नहीं भूलें। ठीक है, हम बात करेंगे आज अपने बिहाइव जो बुक है उसके पोइट्री सेक्शन के 13 नंबर के क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे बाहर आपके कुछ नहीं आने वाला। ठीक है ना, और आपको बाकी सब्जेक्ट के पेपर्स चाहिए और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी हर सब्जेक्ट की, उसमें जाकर आप पेपर्स देख सकते हैं, उनके सोल्यूशन देख सकते हैं, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है ना, अपने इंग्लिश में तो जो पोइट्री है उससे पहले प्रोज सेक्शन के जो 14 नंबर के क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ईमेल आपके हो गया, लेटर हो गया है। ठीक है ना, आपके पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टोरी, डायलॉग राइटिंग, सब कुछ आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और ग्रामर के जितने टॉपिक है, चाहे टेंसेज हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, डिटरमाइनर्स हो, प्रीपोजिशन हो, ये सारे भी आपको यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अपने से पूछा क्या जाएगा अपने पेपर में, पहले वो देखते हैं। 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स कहने का मतलब आपको है ना 2 प्रश्न पूछे जाएंगे पोइट्री से। कोई 4-4 लाइनें दे देंगे, कोई भी एक पोइट्री दे दी उसकी 4 लाइनें दे देंगे, 2 आपको देंगे। ठीक है, उनमें से एक आपको करना है, मतलब आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे पोइम दे दी और यहाँ पे भी दे दी, यहाँ पे लिख दिया और। ठीक है ना, अब इस पोइम की 4 लाइन में से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, पहला और दूसरा, और इधर इसमें से भी पहला और दूसरा 2 पूछे। अब आपकी मर्जी ये करो तो आपकी मर्जी चाहे ये करो। ठीक है ना, इस प्रकार से ये आपके रहेगा 4 नंबर का। उसके बाद में 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर्स कहने का मतलब 3 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको 2 करने हैं और दोनों ही 2-2 नंबर के होंगे तो नंबर बन गए आपके 4। ठीक है, आंसर देना 20 to 30 वर्ड्स में। फिर एक आपको मिलेगा मतलब बड़ा क्वेश्चन करने को, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन होंगे और उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और वो आपके रहने वाला है 5 नंबर का। इस प्रकार के मिला के होते हैं आपके 13 नंबर। ठीक है, और इन 13 नंबर को हम डिस्कस यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले देखते हैं अपने पहली जो पोएम है जो अपने सिलेबस में है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, पोएम है पहली अपनी द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, रोड नॉट टेकन। ठीक है, अब समरी क्योंकि आपको इसलिए ध्यान में रखनी है क्योंकि आपको जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे ना उसमें आपसे समरी पूछी जाएगी। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, आपको 2-3 इंपॉर्टेंट समरी बता देंगे। एक तो पहली ये है ताकि आप 3 याद करके जाएंगे, 2 आपको एग्जाम में मिल जाएगी और जो आपको अच्छे से याद हो आप वो 5 नंबर के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समरी इसको अच्छे से याद कर लेना है। क्या है समरी, देखिए कि समरी बोलो या इस पोइम की थीम बोलिए, थीम भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द रोड नॉट टेकन। ठीक है ना, इसकी थीम लिखिए या फिर इसकी समरी लिखिए। ठीक है ना, या सेंट्रल आइडिया बोल सकते हैं। क्वेश्चन किसी प्रकार का आ सकता है लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। द पोइट टॉक्स ऑफ चॉइसेस एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर। पोइट है वो बात करते हैं चॉइस, चॉइस यानी चूज करने के बारे में, और अनसर्टेनिटी के बारे में। जैसे अपने इट explores the idea of making decisions and the impact those decisions have can one's life. The speaker faced many the decisions of which path to take and contemplates the consequences of each choice. अपने जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो कहना चाहते हैं कि मनुष्य के पास कई प्रकार के डिसीजन लेने की क्षमता होती है और वो ले सकता है, लेकिन वो जिस डिसीजन को लेके आगे बढ़ता है उसको उसके परिणाम पता होने चाहिए। उसने जो डिसीजन लिया उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आगे। द स्पीकर अल्टीमेटली चूज द लेस ट्रेवल्ड पाथ। और जो स्पीकर हैं वो कौन सा पथ लेते हैं जिस पे सबसे कम लोग चले, वो उस रास्ते को चुनते हैं, उस पाथ को चुनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपने बनेगा, अच्छा 4 लाइनें दे दी और उनमें से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अपने पीछे आपसे जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 2 करने हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहली पोइम से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। ट्रैवलर खुद को कहाँ पाता है और अपने वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, क्या किस समस्या का क्या कहते हैं सामना कर रहा होता है। तो आंसर बोलेंगे द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट, एक ऐसी जगह पाता है खुद को, वेयर टू रोड्स डाइवर्स, जहाँ 2 रास्ते अलग हो रहे हैं। जैसे अपने यहाँ पे आए, एक रास्ता यूं जा रहा है और एक रास्ता इधर जा रहा है, तो अपने आप को ट्रैवलर यहाँ देखता है कि इस पे जाऊँ कि इस पे जाऊँ, कौन से रास्ते पे जाऊँ। हिज प्रॉब्लम इज दैट ही कांट डिसाइड विच रोड
ही शुड टेक, उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। रास्ता कहने का मतलब वास्तव में कोई रास्ते से नहीं है, मतलब जीवन में आप क्या प्रोफेशन चूज करोगे, कौन सा व्यवसाय या काम धंधा चुनोगे, उस से मतलब है, ठीक है। विच ऑफ द टू रोड्स डिड द पोइट चूज एंड वाई। विच ऑफ टू रोड्स, पोइट है ना, कौन सी रोड्स के बारे में कर रहे हैं, कौन सा चुना और क्यों चुना। तो देखिए, ही चोज द रोड दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड एंड मोर चैलेंजिंग। उन्होंने इसलिए चुना लेस ट्रेवल्ड को क्योंकि मोर चैलेंजिंग था, चैलेंजिंग मतलब चुनौती भरा था उनके लिए। और कौन सा रास्ता चुना, जिस पे लोग कम चले थे, उस रास्ते को उन्होंने चुना, ठीक है। यूनिक प्रोफेशन उन्होंने चुना, ठीक है। फिर है वॉट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट। यहाँ पे येलो वुड्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। द येलो वुड्स रिप्रेजेंट द सेशन ऑफ ऑटम। ऑटम यानी पतझड़ के सीजन, है ना, सीजन है। सीजन कौन सा सीजन, पतझड़ के सीजन को दिखाता है। येलो रेफर्स टू द येलो लीव्स दैट फॉल ड्यूरिंग द ऑटम, क्योंकि जो येलो का मतलब हुआ जो पीली पत्तियां पेड़ से गिरती है पतझड़ के मौसम में, उनको बोला गया है, ठीक है। अगला है व्हाट डज ग्रासी मीन इन द पोएम। ग्रासी का मतलब क्या हुआ है इस पोएम में, तो सीधी सी बात है, जिसमें लोग कम चले ना, वो घास हरी भरी दिखाई दे रही है, ठीक है। इट मीन्स दैट द रोड ही चोज वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड वॉजंट स्टेप्ड बाई एनी वन टिल नाउ। कहने का मतलब पोइट ने जो अपने रास्ता चुना उस पर घास से भरा हुआ है, हरा भरा है, क्यों, क्योंकि उस पर किसी के पैरों के निशान अभी तक नहीं थे। अगली अपनी पोइम है विंड, सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। तो इसकी देखिए क्या है थीम, थीम है अपने, थीम बोल दो, सेंट्रल आइडिया बोल दो, ठीक है ना, जो भी बोलो। द पोइट डिस्क्राइब द पावर ऑफ द विंड एंड कॉज विंड डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे पोइट है जो विंड को क्या कह रहे हैं, पावर बता रहे हैं उसकी, और डिस्ट्रक्टिव बोला है, बहुत ही विध्वंसक बोला है, खतरनाक बोला है। ही लिंक्स द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड विद द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि विंड है ना, ये वास्तव में विंड की पावर को नहीं बता के जीवन में जो समस्याएं उनको बता रहे हैं। ही सेज दैट द वीक पीपल ब्रोक डाउन इजीली। कहते हैं कि जो कमजोर व्यक्ति होते हैं वो हल्के हवा के झोंके से टूट जाते हैं, छोटे पेड़ होते हैं वो हवा के झोंके से ही टूट जाते हैं। बट स्ट्रॉन्ग पीपल इमर्स्ड आउट स्ट्रॉन्गर, लेकिन जो मजबूत होते हैं वो इस समय उभर के आते हैं सामने। ऑल्सो द पोएम गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी शुड बी mentally tough and physically strong in order to survive the hardship of life। कहते हैं अपने mentally और physically दोनों तरीके से हमें मजबूत होकर इस जीवन को जीना पड़ेगा। However, a weak person crumbles and break down like an old building। पुरानी बिल्डिंग के समान एक व्यक्ति जो वीक होता है, कमजोर होता है, क्रम्बल हो जाता है, ब्रेक डाउन टूट जाता है, बिखर जाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पोइट वॉन्ट टू विंड टू कम। पोइट हवा को कैसा बहने के लिए कह रहे हैं, कैसे, तो द पोइट वॉन्ट्स टू विंड टू कम स्लोली एंड नॉट टू डिस्ट्रैक्ट एनीथिंग। कह रहे हैं कुछ भी तबाह किए बिना आराम से चलने को बोल रही है। वॉट डज द विंड गॉड डू। विंड गॉड है वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोइट द विंड गॉड ब्लोज अवे एंड स्मैश्ड द वीक क्रम्बलिंग बिल्डिंग्स डोर्स रैफ्टर्स टिम्बर बॉडीज लाइव्स एंड हार्ट्स। कहते हैं कि हवा तेज चलती है जिसकी वजह से पुरानी बिल्डिंग हो गई, दरवाजे हो गए, टिम्बर हो गया, राफ्टर्स हो गया, ये सब बिखर जाते हैं और जिंदगियां बिखर जाती हैं, हृदय टूट जाते हैं, कहने का मतलब। अगला है हाउ डज द विंड बिकम द कॉज ऑफ रेन। ये जो हवा है ये बारिश का कारण कैसे बनती है। इट ब्लोज द हैवी डार्क क्लाउड फिल्ड विद वाटर ओवर टू अदर एरिया विच ब्रिंग्स रेन। क्या करते हैं, हवा जब तेज चलती है तो जो बादल होते हैं पानी से भरे उनको किसी और एरिया पे ले जाके वहाँ पे बरसात हो जाती है। फिर है व्हाट डज द माइंड सिंबलाइज। यहाँ पे जो विंड सिंबलाइज, यहाँ पे विंड है ना वो क्यों क्या सिंबलाइज कर रहा है, कहने का मतलब विंड वास्तव में यहाँ हवा को नहीं बोला गया, तो विंड सिंबलाइज पावर। विंड क्या दिखा रहा है यहाँ पे, शक्ति को दिखा रहा है। वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग हार्ट्स, हमारे हृदय मजबूत होने चाहिए, एज वेल एज विल पावर, वैसे ही अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, टू फेस एनी डिफिकल्टीज ट्रबल्स और हार्डशिप ऑफ लाइफ, ताकि हम जीवन में कोई भी समस्या है उसका आराम से सामना कर पाए। फिर अपनी तीसरी पोएम है रेन ऑन द रूफ, ठीक है ना, ये आपने लिखे केट्स कैनी ने, ठीक है ना, कोइट्स कैनी ने लिखी है। अब देखिए इसकी समरी क्या है, हल्के से समझ लीजिए ताकि आपको दिमाग में रहे, ठीक है ना। द पोइट ट्राइज टू डिस्क्राइब हाउ ही फील ऑन अ रेनी डे। इसमें रेनी डे बोला ना तो आपके मन में क्लियर हो जाएगा कि अच्छा पोइट के मन में है जो रेनी डे को मतलब बारिश वाले दिन जो फील करता है उसके बारे में बताया गया होगा,
ठीक है ना। द पोइट स्टेट्स दैट whenever it rains he starts to recall all his past memories. जब भी वो रेन के बारे में सोचता है, बारिश होती है, तो अपनी पुरानी यादें आने लगती है उसको. while laying on bed in the cottage he listens to the pitter patter sound of the rain. जब अपने कॉटेज में सोता रहता था, तब बारिश की छमाछम जो उसके छत पे होती थी, तो उसको वो याद आती है. As he listens to the sound of the rain, he starts to remember his old days when he was a little boy. जब छोटा बच्चा था, तब उसे वो बातें याद आने लगती है. और he remembers his mother who is not with him now, but her memories will always be with him. और उसे अपनी माँ की याद आती है, जो अब उसके साथ नहीं है, लेकिन उसकी मेमोरीज उसके साथ अभी भी है. तो क्वेश्चन देखिए, What sound do the raindrops make? किस प्रकार के साउंड बना रही थी या आ रही थी? तो द रेन ड्रॉप्स मेक साउंड ऑफ पैटर ऑन द रूफ, पीटर पैटर, ठीक है ना, यहाँ पे ये लिख देंगे. फिर देखिए, व्हाट मेक्स एन एको इन द पोइट्स हार्ट. पोइट के हार्ट में किस प्रकार का एको बनता है? तो द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ मेक्स एन एको इन द पोइट्स हार्ट. जब रेन ड्रॉप गिरती है ना, तब पोइट के मन में पुरानी यादें आने लगती है, उसको एको मतलब गूंज उत्पन्न होने लगती है. वॉट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट. कौन सी एक सिंगल मेमोरी जो पोइट को अभी भी याद आ जाती है? द सिंगल मेजर मेमोरी बोला ना, सिंगल बड़ी एक याद, तो वो थी दैट कम्स टू द पोइट दैट ऑफ हिज मदर एंड आर फाउंड लुक, ठीक है ना, फॉन्ड लुक, ठीक है. तो उनको अपने माँ की याद आने लग जाती है. अगला है, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स द पोइट रेफर्स टू. पोइट ने यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स किन्हें बोला गया है? तो डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर्स टू द पोइट एंड हिज सिबलिंग्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन एंड हैड स्वीट ड्रीम्स. बोला गया पोइट खुद को और उनके सिबलिंग्स, जो उनके भाई बहन थे, उनको बोला गया, जो वो बचपन में सपने देखा करते थे, खेलते थे, दौड़ते थे, उनके बारे में. अगली अपने पोइम आती है नंबर 4, जो अपने हैं द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ठीक है ना. विलियम बटलर येट्स ने ये लिखी है, ठीक है. अब इसकी समरी देखिए, ठीक है. तो क्या होता है इसमें? द पोइम ड्रीम्स ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम द बिजी स्ट्रीट ऑफ लंदन. अब पोइट क्या चाहते हैं? ये लंदन में रहते हैं, तो इनकी व्यस्त गलियों से भागना चाहते हैं. ही रिमेंबर्स, उनको याद आता है, इनिसफ्री, एक ऐसी ये जगह का नाम है, ठीक है ना, एज अ परफेक्ट लिटिल आइलैंड दैट फुलफिल्ड ऑल हिज नीड्स. एक इनिसफ्री, जहाँ चले जाएं वहाँ पे इनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, और वहाँ अकेले शांत एकांत मिलेगा उनको. द पोइट डिक्लेयर्स दैट he will arise and go to Innisfree, where he will build a small cabin of clay and wattles made. He wants to live the country life to get away from the fast life. वो चाहते हैं कि वहाँ पे अकेले जाके ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे जीवन ज़्यादा व्यस्त नहीं हो, आराम से जिएं, ठीक है. तो ये इसका थीम हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया, ठीक है. अब देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर. वाई डज द पोइट वॉन्ट टू गो टू इनिसफ्री, ठीक है. ये यहाँ जाना क्यों चाहते हैं? तो क्यों जाना? टू एंजॉय इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसकी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए. व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री, ये कैसी जगह है? तो इनिसफ्री इज ए नेचुरल प्लेस विच इज़ फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, जहाँ पे बहुत ही सुंदरता है और शांति है. अगला देखते हैं, वाई डज द पोइट वॉन्ट टू गो टू इनिसफ्री, ये जाना क्यों चाहते हैं? तो लिखेंगे द पोइट वॉन्ट्स टू गो टू इनिसफ्री टू एंजॉय इट्स नेचुरल ब्यूटी, ठीक है ना. ये हमने ऊपर कर लिया, वापस रिपीट हो गया ना. हाउ इज द सिटी लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ एट द लेक ऑफ इनिसफ्री, किस प्रकार से भिन्नता है शहर के जीवन में और लेक ऑफ इनिसफ्री में, यहाँ पे क्या भिन्नता है? तो देखिए, द पोइट डज नॉट लाइक सिटी लाइफ. द पेमेंट आर डल एंड ग्रे, कहते हैं पेमेंट जो है डल और ग्रे हैं. देयर इज केओस ऑल अराउंड, हर जगह शोर शराबा, केओस मतलब शोर शराबा, भगदड़ है. बट देयर इज नेचर्स ब्यूटी ऑल अराउंड इन इनिसफ्री, लेकिन इनिसफ्री में वहाँ पे प्रकृति की सुंदरता और कुछ भी नहीं है, ठीक है. अगला देखते हैं अपने 5वीं पोइम में अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ठीक है ना. फोएबे कारी, ये अपने हैं इसके पोइट, ठीक है ना. क्या बोला है इस पोइम में, क्या है इसका थीम, सेंटर आइडिया देखते हैं, ठीक है. A Legend of the Northland is a ballad poem that tells a story about the northern region near the North Pole. The poet talks about a little woman who was punished by a Saint Peter
फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव हम एनी वन ऑफ द केक्स दैट सी हैड बेक्ड। अब होता क्या, बैलाड का मतलब होता है एक ऐसी पोइम जो दुख भरी हो, मतलब जहाँ समाप्त होती है वहाँ पे खुशी की बात इसमें होती नहीं है। और इसमें होता क्या है कि अपने एक संत हैं जो कि एक औरत को पनिश करते हैं क्योंकि वो उनको खाने के लिए केक, पकाया हुआ केक नहीं दे पाती। और इस स्टोरी में होता क्या है, संत पीटर रीच्ड द कॉटेज ऑफ द लिटिल वुमन आफ्टर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में घूम के वो इस औरत के घर पे आए मांगने के लिए। ही वॉज ट्राइंग वेरी टायर्ड, वो थके हुए थे काफ़ी, एंड हंग्री, भूखे भी थे। संत पीटर आस्क्ड हर टू गिव हिम वन केक बट द लिटिल वुमन ग्रीड एंड सेल्फिशनेस डिड नॉट अलाउ हर टू डू सो। और उसके लालच ने उसको करने की अनुमति नहीं दी और वो संत को कुछ भी दे नहीं पाती, जिसके कारण संत उसको श्राप दे देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन इसके। वाई आर द पीपल इन नॉर्थलैंड नॉट एबल टू स्लीप थ्रू आउट द नाइट। नाइट में यहाँ के लोग क्यों नहीं सो पाते? तो द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड आर नॉट एबल टू स्लीप एज द नाइट्स आर वेरी लॉन्ग एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। क्या होती है, बहुत ही लंबी होती हैं और बहुत ही भयंकर ठंड वाली होती हैं। वॉट डिड संत पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, संत पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर वन ऑफ हर बेक्ड केक्स। उसने कहा जो आपने केक बनाए उनमें से मुझे कुछ खिला दीजिए। ठीक है, हाउ डिड संत पीटर पनिश द ओल्ड लेडी, किस प्रकार से पनिश किया? तो सेंट पीटर्स पनिश्ड द ओल्ड लेडी बाय चेंजिंग हर इनटू अ बर्ड, उसको बर्ड बना दिया, पक्षी बना दिया। अगला देखते हैं, वाई वॉज संत पीटर टायर्ड एंड हंग्री, वो क्यों थके हुए और भूखे थे? तो क्योंकि ही वॉज रिटर्निंग आफ्टर हिज लेंदी जर्नी, बहुत ही लंबी जर्नी, लंबी यात्रा से आए थे। ही हैड फास्टेड एंड हैड नॉट कंज्यूम्ड एनी फूड और वाटर, और उनके उपवास भी चल रहे थे, उन्होंने ना तो भोजन लिया था और ना ही फूड लिया था, इसके कारण वो बहुत ही भूखे थे। ठीक है, अगली पोइम देखते हैं अपने। नो मैन आर फॉरन, जेम्स किरकअप। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इसकी थीम आप याद रखिएगा। ठीक है ना, सेंट्रल आइडिया बोल दे या थीम बोल दे, जो भी बोले आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, पोइम नो मैन आर फॉरन सेलिब्रेट्स द यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है ना, मतलब मानवता की एकता को बताता है। इट हाईलाइट्स दैट एवरी पर्सन लिविंग ऑन द अर्थ, दिस अर्थ इज लाइक अ ब्रदर एंड सिस्टर एंड वी ऑल शेयर अ कॉमन बॉन्ड। हम सबके बीच में एक कॉमन बॉन्ड होना चाहिए। वी ऑल हैव bodies and share fundamental needs like sunlight, air, water, and clothing to cover ourselves. However, it is saddened that we often harbor hatred and engage in conflicts with one another. देखिए, हम सभी क्या एक ही सूर्य से ले रहे हैं सनलाइट, एक ही हवा हम सबके चल रही है, वो पानी एक जैसा पी रहे हैं सभी, कपड़े भी ज़्यादा चेंज कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी क्या नफरत भरी हुई है, लड़ाइयों में, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ों में लगे रहते हैं। बाय वर्किंग टुगेदर वी कैन बिल्ड अ वर्ल्ड वेयर लव एंड अंडरस्टैंडिंग प्रिवेल। हम एक ऐसी दुनिया को साथ में मिलकर बना सकते हैं जहाँ पे कोई नफरत नहीं होगी। एंड वेयर द बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड आर सेलिब्रेटेड, जहाँ भाईचारा बना रहेगा, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। ये इस पोइम का अपने सेंट्रल आइडिया है, थीम है। ठीक है, अब देखते हैं अपने कि इससे क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। तो हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। कैसे कह रहे हैं पोइट कि सारे लोग जो हैं पृथ्वी पे सारे सेम हैं? तो पीपल सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम, ऑल ऑफ अस ब्रीथ द सेम एयर एंड लिव इन द सेम वेज। जीने का तरीका सबके सेम है और समान हवा सभी ले रहे हैं, इसलिए पोइट कहते हैं कि सब एक जैसे हैं। वॉट डज द पोइट से अबाउट हेटिंग आवर ब्रदर्स। जब हम अपने भाइयों से कहने का मतलब जो किसी दूसरे देश के हो, चाहे किसी गांव के हो, चाहे किसी अलग शहर के हो, तो उनसे नफरत क्यों की जाती है? अकॉर्डिंग टू द पोइट हेटिंग आवर ब्रदर इज हेटिंग ओवर सेल्फ, मतलब भाइयों से नफरत करना मतलब खुद से नफरत करना है, ऐसा कहते हैं अपने पोइट। फिर है व्हेन डू वी डिफाइल द अर्थ। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? व्हेन वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर एंड स्टार्ट अ वॉर अगेंस्ट ईच अदर वी डिफाइल द अर्थ। पृथ्वी पे हम नुकसानदेह या नुकसान या कब खतरनाक साबित हो रहे हैं? जब हम आपस में लड़ते हैं तब। ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको आपको अच्छे से तैयार कर ही लेना इसकी थीम को। ठीक है, क्या है अपने कि ऑन किलिंग अ ट्री, एक पेड़ की हत्या पर। ठीक है, गिव पटेल ने ये लिखा है। ठीक है, द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री रिमाइंड्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ये हमें इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में बताती हैं। ठीक है, ये कॉमन लाइन है जो आपको हमने पैराग्राफ भी पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज में। ठीक है ना, जिसमें हमने ये चीज़ें पढ़ रखी है, फिर भी एक बार हल्का सा यहाँ ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है,
It tells us that trees are living beings just like human and cutting them down is like harming a life. पेड़ भी हमारी तरह हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह हैं, उनको नुकसान पहुंचाना मतलब आप एक जीवन उजाड़ रहे हैं, ठीक है। When a tree is cut and doesn't die right away, it has the ability to grow back from where it was cut. एक पेड़ जिसको पूरा नहीं काटा गया तो जितना काटा गया उससे वो आगे और बढ़ना शुरू कर देता है। To complete destroy a tree it need to be uprooted, which means taking it out of ground that support it. जो ग्राउंड में वो लगा हुआ था या उसको अपरूटेड कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, तो एक जीवन समाप्त कर दिया है। This act is like killing the tree because it can no longer survive without its root in the earth. और इसे पेड़ की हत्या बोला जाएगा, किल बोला जाएगा, किलिंग बोला जाएगा। The poem wants us to understand that the trees are crucial for our environment and we should treat them with care and respect. हमें उनका सम्मान और ध्यान भी रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। The poem wants us to, यहाँ पे पोइट लिख देते हैं, द पोइट, ठीक है, और यहाँ पे भी द पोइट वांट्स, ठीक है, वांट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट ट्रीज आर क्रूशियल फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड वी शुड ट्रीट दैम विद केयर एंड रेस्पेक्ट, ठीक है ना। ये लाइन एक बार यहाँ रिपीट हो चुकी है, ठीक है ना, ये आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हाउ डज अ ट्री बिकम स्ट्रॉन्ग, पेड़ मजबूत कब होता है। द ट्री feeds on the earth's crust, consuming nutrients from the earth. The tree also absorbs years of sunlight, air and water. जब एक पेड़ जमीन से जुड़ा रहता है, सनलाइट और अपने हवा और पानी का उपयोग कर रहा है, तो वो बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। हाउ डज द ट्री हील इट सेल्फ, खुद को कब वो कैसे अपने आप को हील कर लेता है, मतलब चोट से उबार लेता है। द ट्री इन द पोएम हील्स इट सेल्फ बाय अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। वो पानी, हवा और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके खुद को हर चोट से उबार लेता है। हाउ डज अ ट्री ग्रो टू इट्स फुल साइज, एक पेड़ है वो पूरी फुल साइज में कब उगता है, कैसे उगता है। तो द ट्री ग्रोज टू इट्स फुल साइज बाय अब्जॉर्बिंग years of sunlight, water, air and its grow slowly out of the earth and sprout leaves. धीरे धीरे जो होता है अपने पत्तियों को और शाखाओं को फैलाता है और बड़ा होने लगता है। अगली पोएम है अपनी 8वीं, ठीक है ना, 8 नंबर पे है क्या, अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट शील, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी भी थीम, सेंट्रल आइडिया और इसके क्वेश्चन आंसर पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं। द पोएम स्लम्बर डिड माई स्प्रिट शील इज अबाउट ऑथर्स बिलव्ड, बिलव्ड मतलब होते हैं उनकी प्रेमिका, जो अपने ऑथर है उनकी एक प्रेमिका है, ठीक है ना, लूसी पासिंग अवे, जो कि अब गुजर चुकी है, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट हाउ हर डेथ अफेक्टेड द ऑथर्स फीलिंग एंड थॉट्स, किस प्रकार के उसके गुजरने से अपने ऑथर के थॉट और फीलिंग चेंज हो गए। आफ्टर लूसीज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, लूसी की मृत्यु के बाद, द ऑथर्स स्पिरिट फील्स सील्ड एंड नब, उनकी आत्मा एकदम जकड़ गई है, मतलब सुन्न पड़ गई है, कुछ उसमें हलचल नहीं है। लाइक अ डीप स्लीप, जैसे मान लीजिए गहरी नींद में सो रही है। बिफोर दिस हैपन्ड द ऑथर didn't really think about the harsh reality of life. He took life for granted and didn't fully understand its fragility. और कहते हैं कि पोइट है वो अब कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा, जो भी उनको हार्श रियलिटी है लाइफ की, कि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ही रियलाइज दैट लाइफ इज अनसर्टेन एंड प्रीशियस एंड ही शुड हैव अप्रिशिएट द टाइम ही हैड विद हर, और उनको लगता है कि उनके साथ बिताया गया जो समय था वो उनके लिए मोस्ट अमेजिंग समय था, ऐसा उनका मानना है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन कि व्हाट चेंज डिड द ऑथर ब्रिंग इन द पोइट्स फीलिंग। तो पोइट्स फीलिंग है जो ऑथर है ना, स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है हल्की सी जो नींद आती है ना, उसे कहते हैं। द स्लम्बर ब्रॉट पीस टू हिज माइंड, जब वो सोते हैं तो उनके दिमाग में शांति हो जाती है। व्हाट कॉज्ड द ऑथर ऑफ द पोइट, तो जो पोइट है अपने, वो किस कारण से स्लम्बर में जा रहे हैं। तो द डेथ ऑफ हिज बीलव्ड कॉज्ड द स्लम्बर ऑफ द पोइट, ठीक है ना, अपनी प्रेमिका की मृत्यु के बाद में उनके साथ ऐसा हो रहा है। What does the poet mean by spirit and in what state was it? ये जो पोइट कह रहे हैं कि स्पिरिट, इसका मतलब क्या है और ये किस स्टेट में है। तो
In the poem, the word spirit refers to the mind of the poet and it was in deep slumber. ये अपने माइंड को ही कह रहे हैं स्पिरिट, और ये अभी क्या है, उनकी गहरी भयंकर नींद में जा रही है, ऐसा उनका मान। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है ना। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिए अपने जो बुक है अपने बीहाइव, उसके पोइट्री और प्रोज दोनों सेक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है ना। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने बीहाइव के ये वाले क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, तो प्ले लिस्ट में आप जरूर देखिएगा। उसके बाद में आपने ये जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। पोइट्री वाला ये सारे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।